अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये क्या बोल रहा है कि पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़। अब मेरे प्यारे बच्चे, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा है कि सेक्टर जो होता है वो 3 होता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरीज और तीसरा होता है टर्शियरी। अब इसमें तुम देखो यहाँ पे क्या कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग सेकेंड स्टेप में रखते हैं। कितने स्टेप में रखते हैं दोस्त? सेकेंड स्टेप में, क्योंकि उसी सेकेंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरीज। ठीक है, अब सेकेंडरीज जो होता है, ठीक है, सेकेंडरी का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का क्या काम है? इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है, किसी भी रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स बनाकर, ठीक है, सप्लायर के पास भेज देता है। अब सप्लायर में सपोर्ट कौन करेगा? टर्सरी सेक्टर। क्यों भाई? क्योंकि टर्सरी सेक्टर में आता है ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट का काम है कि जो मटेरियल्स, जो गुड्स बना है उसको लोड किया जाएगा और लोड करके बाई रोड, बाई ट्रेन्स इसको मार्केट तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बट सेकेंडरी का सबसे बड़ा जो रोल होता है, जो प्राइमरी जो गुड्स होता है ना, उस प्राइमरी गुड्स को बहुत पावरफुल बनाता है। कैसे भाई? तो सेकेंडरी क्या करेगा? देखो भाई, समझो, मेरे बात को ध्यान से समझना बच्चे। 90% से ज़्यादा एवब, ठीक है ना, नेचुरल रिसोर्सेज है, राइट? आप मानते हैं इस बात को? अब ये नेचुरल रिसोर्स को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो, नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्टली इसलिए यूज नहीं कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये अनयूजुअल होता है। रीजंस, इंस्ट्रक्ट किया जाता है माइनिंग के थ्रू। अब माइनिंग के थ्रू जब इंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, एलॉय चीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सिंग होती है। तो मिक्सिंग होकर आप किसी पार्टिकुलर गुड्स का इस्तेमाल कैसे करोगे? ठीक है, तब यहाँ पे रोल आता है सेकेंडरी सेक्टर का। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर जो है, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर को बहुत पावरफुल बना देता है। हाउ? कैसे? तो देखो क्या करता है। अब जैसे ले लो, मान लो वुड है, ठीक है ना, ये वुड है। अब वुड से मुझे बनाना है पेपर, तो पेपर बनाने के लिए प्रोसेसिंग करना होगा। ठीक है बड़े प्यारे बच्चे, तो प्रोसेसिंग जो करेगा वो प्रोसेसिंग होगा किसके थ्रू? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, है ना? किसके थ्रू होगा? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ को हम लोग किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? सेकेंडरी के अंदर डाल रहे हैं। तो अब बताओ, क्या वुड को हाउ मेनी पीपल्स डायरेक्टली यूटिलाइज, ठीक है, फॉर पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस? तो आप देखोगे वुड का ज़्यादा इस्तेमाल है नहीं, है ना? वुड का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करता। अब वुड का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ठीक है, वुड के लिए हम लोग डायरेक्टली खाली सिर्फ कर सकते हैं, तो उसको हम फायर में यूज कर सकते हैं, है ना? घर में कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पे अगर कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे करना होगा, तो मुझे हेल्प लेना होगा सेकेंडरी सेक्टर का, राइट? तो यहाँ पे ये यही बोल रहा है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू द फिनिश गुड्स। देखो यहाँ पे लिखा ना फिनिश गुड्स, ठीक है। अब क्या करेगा? वर्क। अच्छा, सिंपल बात है भाई, जब इंडस्ट्रीज बनेगा तो एम्प्लॉयर भी क्रिएट होगा। जब हम लोगों को जॉब मिलेगा ना, तो जॉब मिलेगा तो क्या होगा? पॉवर्टी भी डिक्लाइन होगा, है ना? देख, तो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन है। अब पॉवर्टी खत्म होगी, ठीक है, तो हमारा देश का जीडीपी बढ़ेगा, है ना? जीडीपी बढ़ेगा। अब जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? हम डेवलप की ओर भागेंगे, है ना? डेवलप की तरफ जाएंगे। और जब डेवलप की तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, हमारा करेंसीज, जो हमारी जो रुपीज़ है, उस करेंसीज की वैल्यू भी बढ़ेगा। देख रहे हो, ज्योग्राफी से सीधे हम लोग कहाँ पहुँच गए? इकोनॉमिक्स के अंदर पहुँच गए। क्योंकि आप जब तक एक कॉलरेट करके नहीं, एलोबरेट करके नहीं पढ़ोगे ना, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्रोवाइडिंग द सर्विस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुछ पीपल क्या कर रहा है? अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल बी मेनली डू कंसर्न विद द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रीज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखो अब सिंपल सा भाषा समझो, अगर हम बात करते हैं चाइना का, राइट? समझो, समझने की कोशिश करना ना। चाइना, अब चाइना अगर हम इंडिया को कंपेयर करते हैं, अपना इंडिया का कंपेयर करते हैं, तो अब ध्यान से देखना।
आज़ादी लगभग इंडिपेंडेंस जो दोनों हुआ है लगभग सेम टाइम में हुआ है ना। भारत 1947 में हुआ और चाइना 1948 में लगभग हुआ, ठीक है। 1 साल का डिफरेंसेस है। अब अगर करंट सिचुएशन देखोगे दोनों के बीच में, तो चाइना के पास कितना है, लगभग 18.9 ट्रिलियन है पैसा, है ना। और भारत के पास कितना है, लगभग 3.9 ट्रिलियन से, मतलब लगभग मान लो टोटल 4 ट्रिलियन है। अब देखो भाई कितना डिफरेंस है, 18-4 का डिफरेंस तुम निकाल लो, है ना। इतना ज़्यादा गैप है हम दोनों के बीच में। तो क्या हम इंडिया को डेवलप कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। चाइना बहुत आगे निकल चुका है। अगर हम दोनों के बीच में अगर हम इक्विवेलेंट करते हैं, जीडीपी का इक्विवेलेंट करते हैं, कि मान लेते हैं, एज्यूम करो एक बार एक समय का, है ना, कि अगर जीडीपी दोनों को इक्वल कर दिया जाए, चाइना और भारत का इक्वल कर दिया जाए, तो अगर मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तुम कैलकुलेशन करोगे तो लगभग 82 या 85 ईयर्स लग जाएगा हम लोग, है ना, कंप्लीट करने के लिए। किसका? चाइना का। सोच के देख लो, है ना, उसको बीट करने के लिए हमें 85 साल लग जाएगा। तो अब मेरे भाई देखो, अगर 85 साल लग जाएगा तो चाइना थोड़ी ना बैठा रहेगा मेरे लिए कि ओ भैया हमको पीछा करो, ठीक है, हम तुम्हारे लिए रुके हुए हैं, जब तुम्हारे इक्विवेलेंट मेरे इक्विवेलेंट में तुम आ जाओगे, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है, चाइना भी अपना काम करेगा, ठीक है। तो क्या करना होगा यहाँ पे भारत, लेट्स में, है ना, भारत क्या करेगा, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत को ट्रांसपोर्टिंग सर्विस यानी सर्विस सेक्टर से हटकर, ठीक है, इसको सीधे कहाँ आना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में आना चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, हम उतना ही जीडीपी को ग्रोथ करेंगे। अब थोड़ा सा आसान भाषा में समझो जीडीपी क्या है। देखो, जीडीपी जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। किससे होता है दोस्त? प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। और ये भी प्रोडक्शन कहाँ? अपने टेरिटरीज में, यानी कहने का मतलब है अपने ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर चीज़ें प्रोडक्शन करते हो तभी हम काउंट कर सकते हैं जीडीपी के अंदर, ठीक है। अब प्रोडक्शन क्या चीज़ हो रहा है, तो तुम सोच लो। प्रोडक्शन तो हमने 2 तरह का बताया, एक प्राइमरी बाय नेचर होता है, और तुमको बाय नेचर में तुमको क्या बताया। देखो सिंपल भाषा में समझो, मान लो हम पोटैटो आलू ले लेते हैं, है ना। आलू को अगर हम पोटैटो की बात करते हैं तो पोटैटो तुम ले लो, ठीक है। पोटैटो अगर फार्मिंग करते हो पोटैटो का, ठीक है, तो पर केजी कितना मिल सकता है? 10 रुपये मान लेते हैं, है ना। अगर सोच के देखो, कोई एक कंट्री है, ठीक है ना, अब वो पोटैटो का भी प्रोडक्शन कर रहा है, प्लस उनके पास मशीनरी भी है जो कि वो लेस बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्त? वो लेस बनाएगा। तो सोच के देखो, जब ये फिनिश गुड्स बनाएगा पोटैटो का, तो इसका कॉस्ट ऑफ वैल्यू जो होगा, ठीक है, और इसका जो कॉस्ट ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है, मान लेते हैं सेम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपये का लेस पैकेट है, यहाँ पे 10 रुपये का लेस पैकेट है, लेकिन अगर दोनों का मार्जिन देखोगे तो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि जो खुद से पोटैटो नहीं बनाया था, जो पोटैटो खरीद कर लाकर जब वो लेस बनाया, तो हो सकता है कि इसका एक पैकेट का मार्जिन 2 रुपया जाएगा। लेकिन ये जो बंदा खुद पोटैटो बनाया, खुद लेस बनाया, तो इसकी मार्जिन हो सकता है कि एक पैकेट पे 5 रुपये जाएगा। तो आप सोच के देखो इंडस्ट्रीज़ का कितना बड़ा रोल प्ले है, ठीक है, कि आपका मार्जिन बहुत डिफरेंस कर देता है। लगभग आपका देखोगे तो 2 टाइम्स डिफरेंस आ जाता है मार्जिन में। तो इमेजिनेशन करके देखो मेरे भाई, कि अगर हम सेम चीज़ काम करते हैं, चाइना की तरह हम काम करते हैं, तो हमारा जीडीपी बहुत फास्ट ग्रो करेगा, है ना। और इससे क्या होगा, हमारा जो पर कैपिटा इनकम जो है, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और यही वजह है जिसकी वजह से हम डेवलप कर जाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, एक लेट मी कंप्लीट, हम इसको इरेज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा घोष पुछ हो गया सोच, है ना। तो जहाँ तक पॉसिबल होता है ना, हम कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो। तो यही चीज़ हम बोल रहे हैं कि सेकेंडरी को आप क्या करो, सेकेंडरी को प्रमोट करो। और सेकेंडरी को प्रमोट करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, इसके लिए तुमको क्या करना होगा ये भी समझना होगा, है ना। आगे आपको चैप्टर में मिलेगा, आगे नेक्स्ट पेज में तुमको मिलेगा कि कैसे हम लोकेशन करेंगे इंडस्ट्रीज़ को,
है ना। कैसे लोकेशन करेंगे भैया, कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ बनना चाहिए, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हर जगह डेवलप नहीं किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो भारत में सब जगह इंडस्ट्री इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो बड़ा सारा फैक्टर, है ना, मैटर कर रहा है कि इंडस्ट्रीज़ नहीं बन रहा है। उसके पीछे का बहुत सारा रीजन्स है। वही रीजन्स आज थोड़ा समझते हैं कि हाँ ना, हम लोग लोकेशन कहाँ करेंगे इंडस्ट्रीज़ का, कहाँ बनाएंगे इंडस्ट्रीज़, है ना। बात समझ रहे मेरे बात, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ को कहाँ डेवलप करेंगे भाई, इंडस्ट्रीज़ डेवलप वहीं होगा जहाँ पे मोस्टली रॉ मटेरियल होगा, है ना, रॉ मटेरियल होगा। अब रॉ मटेरियल जहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या ना कि देखो इंडस्ट्रीज बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। अब भारत के पास बड़ा समस्या है, भारत के पास क्या है, बहुत सारी समस्या है। चूँकि सरकार जो है ना वो अकाउंटेबल होता है हमारे पीपल के लिए, तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा, है ना, अनएक्सपेक्टेड जो है वो खर्च कर लेता है पीपल के लिए। तो सरकार के पास भाई उतना सारा अमाउंट बचता नहीं है, तो सीधे सीधे क्या करता है सरकार, इंडस्ट्री छोड़ के सीधे जंप कर गया कहाँ, टर्सरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब मैं तुमको बताता हूँ, देखो थोड़ा सा आगे जाओ, है ना, ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा आगे जाओगे तो तुमको थोड़ा सा लोकेशन ऐसा हम बता सकते हैं, यहाँ पे भी हम बता सकते हैं। देखो इंडस्ट्रीज़ को यानी लोकेशंस करने के लिए अगर देखोगे, देखो अगर इंडस्ट्रीज़ बनाओगे, है ना, इंडस्ट्रीज़ अगर बनाओगे तो इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें लोकेशन चाहिए। पहला लोकेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, रॉ मटेरियल्स, है ना, रॉ मटेरियल समझ गए, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स का माइनिंग होगा, इंस्ट्रक्ट होगा। दूसरा क्या चाहिए इनको, हमको सरप्लस लेबर चाहिए। क्या चाहिए दोस्त, सरप्लस लेबर चाहिए, ठीक है, जो कि चीप क्वालिटी चीप रेट में मिले, है ना, तभी तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीसरा क्या चाहिए मुझे, लैंड चाहिए, ठीक हो। इंडस्ट्रीज हम दो तरह का बना सकते हैं दोस्त, एक बना सकते हैं फिजिकली, जो उसके लिए हमको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, और एक होता है वर्चुअल, जिसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो उसके लिए लैंड का रिक्वायरमेंट हमें नहीं होता है ना। लेकिन देखो भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मार्केट डोमिनेटेड है भाई मेरे प्यारे दोस्त, और जो इंडस्ट्रीज है वो है फिजिकली, राइट। तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अच्छा लैंड मिल गया तो फिर हमको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट चल गया तो हमको पावर सप्लाई चाहिए, है ना, पावर प्लस वाटर सप्लाई चाहिए, क्योंकि भाई इंडस्ट्री चलने के लिए तो इसकी नीड होगी, है ना, बिना पावर के तो इंडस्ट्री चलेगा नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या चाहिए, हमें कैपिटल की भी ज़रूरत पड़ेगा, एज वेल एज हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाके हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मार्केट, राइट ना। इतनी प्रोसेस करनी पड़ती है इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, इसीलिए ना प्यारे प्यारे बच्चे, हर जगह इंडस्ट्रीज़ नहीं बन सकता है, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, सेटअप करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके इंडस्ट्रीज़ बनेगी। अब भारत के पास इसमें क्या क्या चीज़ की कमी है, देखो एक तो कैपिटल की प्रॉब्लम्स होती है, दूसरा हमारे पास पावर और जो इरेगुलर आता है ना, पावर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं आते हैं, तो बड़े बड़े मशीन क्या होगा, बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो फिर बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरा देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो लैंड जो रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली हायर कर रखे हैं हम लोग एग्रीकल्चर्स पे, है ना। तो एक लैंड का भी बड़ा समस्या चलता है भारत के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट अपने अंडर में लैंड लेगा, फिर उसको रिटर्न पैसा देगा, बहुत सारा है ना प्रोसेस होता है। तो लैंड एक्वायरिंग करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट होता है, सिचुएशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है भारत के अंदर, है ना। इसलिए हो सकता है मे बी, ठीक है ना, कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को छोड़कर लिफ्ट करके, है ना, शिफ्ट कहाँ हो गया, टर्सरी सेक्टर के अंदर, समझ गए ना दोस्त। अब मैंने कितना सिंपली वे में तुमको समझाया कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने बताया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, राइट, कंसीडर टू बैकबोन, है ना, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे कह रहा है कि विदाउट इंडस्ट्रीज, हम लोग है ना, जो विदाउट इंडस्ट्री जो है भाई मेरे, उसके बगैर हम कभी भी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, कभी भी कैपिटल रेज नहीं कर सकते हैं। कैपिटल रेज करने के लिए मुझे इंडस्ट्री चाहिए किसी भी कंडीशंस में। क्यों चाहिए। अब भाई मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, मैंने जस्ट बोला कि जहाँ 1 रुपया का सामान है वो इंडस्ट्रीज़ क्या बना देगा, 10 रुपया का सामान बना देगा। तो आप सोचो मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ पे पहले मैं 1 रुपया का सेल करता था, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम उसी चीज़ को
₹10 में सेल करे तो सोचिए कितना 9 टाइम्स की, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 9 टाइम्स आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है ना। इमेजिनेशन करके देखो तो सोचो जहाँ पे आपकी इनकम 21,000 था, अब वहाँ पे 19 है ना, 9 से तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम सोचो कितना पैसा आ जाएगा। इतना सारा पैसा एक आदमी के पास आ रहा है, राइट। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी कंट्री को कैपिटल अगर रेज करना होगा तो आपको शिफ्ट होना होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नेक्स्ट देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग, है ना, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। सिर्फ आपका मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर पे काम नहीं कर रहा है ये, विच फॉर्म ऑफ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमिक्स। दे ऑल्सो रिड्यूस द, है ना, दे ऑल्सो द रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। देखो भारत के पास क्या समस्या है यार, भारत के पास बहुत ज़्यादा समस्या क्या है कि भारत के पास इंडस्ट्रीज है नहीं काम करने के लिए, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड किस पे रहता है, एग्रीकल्चर्स पे। चलो ये भी मानते हैं, अच्छा चीज़ है, लेकिन बात सवाल ये है कि भारत में अगर एग्रीकल्चर्स की बात करेंगे ना तो लगभग 56%, ठीक है, डिपेंड ऑन मानसून। जो यहाँ के किसान है ना, खेती करने के समय गैमलिंग करता है, यानी जुआ खेलता है ना, नेचर के साथ। क्यों भाई, क्या गारंटी है कि बारिश अच्छा ही होगा, है ना, मानसून होगा। इसीलिए तो भारत में क्या होता है, ठीक है, मानसूनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है किसान, क्योंकि अगर मान लीजिए बारिश अच्छा नहीं हुआ तो लगभग उसको 3 से 4 मंथ इसको बैठना पड़ जाएगा, है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो इसीलिए कहा गया है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस से लूज करेगा, यानी कि कम करेगा, और तुमको कहाँ शिफ्ट करेगा, इंडस्ट्रीज में। इससे क्या होगा, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो लेवल होगा वो हाई हो जाएगा, है ना, बट एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारा होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें किसी भी तरह का कोई मानसून नेचर पे डिपेंड नहीं होना है, राइट। आराम से अच्छा पावर सप्लाई कंटिन्यू मिलेगा, इंडस्ट्रीज कंटिन्यू चलेगा, तुम रोज काम करोगे, डेली काम करोगे, तुम्हें सैलरी अच्छा खासा मिलेगा, फैमिली सर्वाइव करेगा, और तुम्हारा, है ना, तुम्हारा जो स्टैंडर्ड जो लेवल है वो ठीक हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा हो जाएगा, आपका हेल्थ कंडीशन अच्छा हो जाएगा, आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसीज बढ़ जाएगी, है ना। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज द, ठीक है, प्रू कंडीशंस फॉर द, है ना, रिडक्शंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सही बात है। इंडस्ट्रीज क्या करता है मेरे भाई, अभी जस्ट मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देता है, पॉवर्टी ख़त्म कर देता है ना। दिस वाज मेन द फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है, ज्वाइन द सेक्टर ऑफ वेंचर ऑफ इंडिया, ठीक है। इट वाज आल्सो एम टू द ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल्स डिस्पैरिटीज बिटवीन द एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड एरिया। बहुत अच्छी बात है। देखो आज भारत में समस्या क्या है, एक और सबसे बड़ी समस्या है सोशल समस्या, है ना। सोशल समस्या है कि भैया यहाँ पे डिस्पैरिटीज चलता है रिच और एंड पुअर के बीच में, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या हो रहा है भाई, अगर आप इंडस्ट्रीज़ पे नहीं काम करोगे, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट्स एग्रीकल्चर पर रहोगे, तो तुम्हारी जो कंडीशन ऑफ कैपिटल का कंडीशन होगी बहुत पुअर होगा, ठीक है। और जो दूसरा अगर डिपेंड है इंडस्ट्रीज़ पे, तो कैपिटल रेज कर जाएगा, तो आपसे बहुत आगे निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे, है ना, इंडस्ट्रीज़। इसीलिए मैंने अभी कहा। अच्छा, इंडस्ट्रीज़ और क्या काम करता है, तो हमने भी जस्ट कहा था, याद करो, प्रीवियस में याद करो, हमने बोला था कि हमारे देश की करेंसीज को अपलिफ्ट करेगा, रेस करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करोगे हम उतना एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना दोस्त। और एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्त, अपने देश से दूसरे देशों में सामान भेजना। तो मेरे पास क्या आएगा, तुम सोचो, या तो हम डॉलर में डील करेंगे या हम उनके लोकल रीजन में डील करेंगे, लेकिन हम मोस्टली अपॉर्चुनिटीज़ किस पर जाएंगे, मोस्टली अपॉर्चुनिटी हम जाएंगे किस पर, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक डॉलर पे जाएंगे। तो डॉलर हमारे पास रिसीव होगा, उसको बोलते हैं FRR, फॉरेन रिजर्व रेशियो। और ये फॉरेन रिजर्व रेशियो किसके पास होगा, RBI के पास रखने का पावर होगी, है ना। इससे क्या होगा मेरे दोस्त, कि जब भी अगर हम इंपोर्ट करेंगे कोई सामान, तो हम अपने रुपीस के बदले में उसको हम क्या देंगे, डॉलर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो करेंसीज जो होगा वो स्ट्रांग होने लगेगा, है ना। भारत को देखो, अगर करेंट सिचुएशन में देखोगे तो करेंसीज क्या है, 90 रुपीज़ पहुँच गया है भाई। सोचो हम लोग इतना इम्पोर्ट कर रहे हैं, है ना। इम्पोर्ट करने से करेंसीज की वैल्यू गिरेगी, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा करेंसीज लेवल बढ़ेगा। तो एक सबसे बड़ा काम तो कर रहा है मैन्युफैक्चर, कि आपकी कैपिटल जो है, आपका जो करेंसीज की वैल्यू है वो बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंट्रीज दैट द ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू द वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स एंड हायर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। अभी जस्ट मैंने बताया कि भैया आपके गुड्स का क्या करता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है ना, प्रोस्पेरियस बना देता है। तो इंक्रीज द, ठीक है, अब इंक्रीज कर रहा है डाइवर्सिफाइंग का द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड है ना क्विकली इज पॉसिबल, और आपको आप तक पहुंचा रहा है। देखो भाई हमने भी जस्ट कहा था ना कि 90% जो रिसोर्सेज है जो उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। समझ गया? देखो एक चैप्टर से हम लोग कितना बड़ा चीज़ पढ़ लिया, बात समझ रहे हो? ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहता हूँ कि थोड़ा संयम से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, समझ में आ जाएगा।